हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ InDesign में इमेज सेटिंग। जी हाँ, आप इमेज के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमारी इस वीडियो देखने के बाद आपको एडोब InDesign में इमेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ आपसे 13 फीचर InDesign के जो इमेज से रिलेटेड है। तो पहला फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे टूल बार में देखते होंगे कि आपके पास दो स्क्वायर बॉक्स मिलेगा, एक पे क्रॉस होता है। तो क्रॉस वाला जो टूल होता है ये पिक्चर प्लेस करने के लिए होता है। जब अगर आप कीबोर्ड में W दबाएंगे तो आपकी इसकी लाइव प्रीव्यू देख पाएंगे। तो ये क्रॉस का मतलब होता है कि आप इसके इनसाइड में पिक्चर ला सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट भी ला सकते हैं, या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता है। जैसे इसमें तीन तरह का ऑप्शन है। मैं तीनों टूल को बारी बारी से बता देता हूँ। पहला आपका रेक्टेंगल टूल है, दूसरा इलिप्स है और तीसरा पॉलीगॉन है। इन तीनों में आप पिक्चर ला सकते हैं। आपके पास यहाँ दूसरी टूल भी है जो सिमिलर टूल है, लेकिन पहले वाले से इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें फील एंड स्ट्रोक मिलता है, जबकि फर्स्ट वाले फ्रेम टूल में फील स्ट्रोक नहीं मिलेगा, उसके जगह पे क्रॉस लाइन मिलेगी। तो क्रॉस लाइन को हम इस तरह से समझेंगे कि क्रॉस लाइन जो है उस इमेज में इम्प्टी फ्रेम को शो करता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर हम कोई इमेज को लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्रेम टूल भी बना लिया है। फ्रेम टूल से भी मैंने 3 शेप बना लिया है, और यहाँ पे मैंने शेप टूल से भी 3 शेप बना लिया। इन दोनों में अंतर क्या आप यहाँ देख पा रहे होंगे। नीचे वाले में आपको कलर दिख रहा होगा, ऊपर वाले में कलर भी नहीं है, स्ट्रोक भी नहीं है। जब आप कीबोर्ड में W दबाओगे तो आप यहाँ पे इसकी कोई भी प्रीव्यू नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसमें ना स्ट्रोक था, फील भी नहीं था। इसलिए जब आप W दबाते हैं तो आप आउटलाइन मोड में काम करते हैं और यहाँ पे उसको देख पाते हैं। ये इनविजिबल ऑब्जेक्ट है। जब तक इसके अंदर या तो टेक्स्ट या पिक्चर हम नहीं डालेंगे, इसको देख नहीं पाएंगे, या इसके अंदर कलर भी डाल सकते हैं। तो इन दोनों टूल को देने का ज़रूरत क्या था। इन दोनों टूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिक्चर इसमें भी ला सकते हैं, पिक्चर नीचे वाले में भी ला सकते हैं। अब मैं ला के दिखाता हूँ आपको। तो मैं फाइल मेनू में जाता हूँ और यहाँ से पिक्चर को प्लेस करते हैं। यहाँ से मैं 6 पिक्चर को ले लेता हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो पिक्चर देखिए आपके माउस में आ जाएगा, और माउस पे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके इनसाइड में पिक्चर प्लेस हो जाएगी इस तरह से। तो बारी बारी से मैं अलग अलग शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके अंदर पिक्चर देखिए इस तरह से आसानी से इंपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेम टूल है और यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल यानी कि ये ऑब्जेक्ट टूल और फ्रेम टूल दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही ऑब्जेक्ट में आप पिक्चर को आसानी से प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट टूल था उसमें आउटलाइन बनी हुई आती है। आप इस वाले फ्रेम टूल पे भी आउटलाइन बना सकते हैं। दोनों टूल में कोई ख़ास अंतर नहीं है, दोनों सेम टूल है। तो इस तरह से मैंने बताया कि फ्रेम टूल ले या फिर रेक्टेंगल टूल ले, दोनों में पिक्चर आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से फ्रेम टूल और रेक्टेंगल टूल का आप इस यूज कर सकते हैं। अब मैं दूसरी टूल पे आता हूँ। दूसरा टूल हमारा है, सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन है प्लेसिंग इमेज। प्लेसिंग इमेज प्लेस करने के लिए आप कंट्रोल के साथ D बटन दबा दें, और यहाँ पे जो भी इमेज आपको प्लेस करना है उसको इस तरह से बारी बारी से सेलेक्ट कर ले। कंट्रोल के साथ मल्टीपल इमेज रैंडमली कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं। और जब आपके पास यहाँ पे इमेज प्लेस होने के लिए रेडी हो जाए तो आपके माउस में उस इमेज को शो करेगा। तो इस तरह से अगर हम ड्रैग करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे उसी साइज़ की आएगी जितनी बड़ी एरिया को मैंने ड्रैग किया है। और अगर आपको पिक्चर एक्चुअल साइज़ का चाहिए तो आप सिंपल क्लिक कर दें। पिक्चर जितनी बड़ी साइज़ की होगी एक्चुअल साइज़ उतनी बड़ी साइज़ की यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे पिक्चर काफ़ी बड़ी हो गई है, पेज से भी बाहर चला गया है पिक्चर का साइज़। तो इस तरह का नहीं करना है, हमें पिक्चर को एक सही साइज़ देना है और उसी साइज़ पे इसको प्लेस करना है। ठीक है, ये पिक्चर इस तरह से हम लोग आसानी से प्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, फिटिंग इमेज। तो फिटिंग इमेज क्या करता है इसे बढ़िया से सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ डिफरेंट साइज़ की ऑब्जेक्ट बना ली है। अब यहाँ पे मैं पिक्चर इंपोर्ट करने वाला हूँ। मैं 4 पिक्चर लैंडस्केप में इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2, 3, 4, ये मैंने 4 पिक्चर लैंडस्केप में लिया है। एक पोर्ट्रेट भी ले लेते हैं, और इस तरह से मैंने इस चारों पे बारी बारी से क्लिक कर दिए हैं। अब इन सभी पे इमेज इंपोर्ट होकर इस पे फिट हो जाएगा।
अब इसे फिट कैसे करेंगे सही तरीके से उसको देखना है। तो यहाँ पे देख रहे कि जिस साइज का रेक्टेंगल है, यहाँ पे मुझे पिक्चर अलग से पिक्चर की साइजिंग करनी होगी। अगर हम यहाँ रेक्टेंगल को ऐसे खींच के बड़ा करेंगे तो पिक्चर जो है अपने ही साइज का रह जाएगा। रेक्टेंगल बड़ा तो हो जाएगा लेकिन केवल रेक्टेंगल बड़ा हो रहा है और इससे पिक्चर के साइज पे और पिक्चर के रेशियो पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे पिक्चर के साइज को अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर मुझे रेक्टेंगल को जब मैं खींच रहा हूँ तो ऐसे कंडीशन में मुझे कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाकर रेक्टेंगल को खींचना होगा। तो अगर हम कंट्रोल बटन दबाकर रेक्टेंगल को बड़ा छोटा करेंगे तो पिक्चर भी उसके साथ में ही एडजस्ट होगा, उसी के साइज़ में डिस्टोर्ट होगा और बड़ा होगा। तो ये तो हो गई बात कि चलिए पिक्चर को रेक्टेंगल के साथ कंट्रोल के साथ खींच रहे हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं दबाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे ऑटो फिट बटन है, इसे दबा दें। जब ऑटो फिट दबा देंगे तो पिक्चर को किसी भी साइज़ में खींचेंगे विदाउट कंट्रोल दबाए तो पिक्चर का रेशियो भी ख़राब नहीं होगा। पिक्चर ऑलवेज उसके इनसाइड में अपने प्रोपोर्शन में ही होगा, लेकिन ये रेक्टेंगल के साथ ही पिक्चर बड़ा होगा। जब आप पिक्चर को अलग से सेलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये पिक्चर का फ्रेम है। जब भी हम InDesign में पिक्चर को लाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है, पहला पिक्चर का फ्रेम और दूसरा उसके इनसाइड पिक्चर। तो अगर पिक्चर के फ्रेम को हम कहीं मूव करते हैं तो उसके इनसाइड का पिक्चर भी मूव होता है। लेकिन अगर पिक्चर के फ्रेम के ऊपर हम डबल क्लिक करें तो उसके इनसाइड का पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगा और पिक्चर का जो एक्चुअल साइज है, फ्रेम के इनसाइड कितना पार्ट हाइट है, वो सारा का सारा यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। उसको हम लोग अलग से पिक्चर को इनलार्ज और उसको स्मॉल, बड़ा, रोटेट वगैरह कुछ भी जो भी चाहे कराना वो आसानी से करा सकते हैं इसे। तो ये जो है फ्रेम के इनसाइड में ही पिक्चर रोटेट होगा और पिक्चर को रोटेट करके उसको सही पोजीशन दे दे, उस तरह से फ्रेम में पिक्चर को फिट किया जा सकता है। तो InDesign में पिक्चर को फ्रेम में फिट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। उसे देखिए इस प्रकार, आप पहले पिक्चर को सिलेक्ट कर ले और यहाँ पे आपको इस तरह से बटन मिलेगा। इस बटन को क्लिक करके हम पिक्चर को फ्रेम में फिट कर सकते हैं। पहला देखिए बटन है फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली। उससे क्या होगा कि ये जो आपका फ्रेम है ब्लैक कलर का, उसके इनसाइड में ये जो पिक्चर है, पिक्चर देखिए अलग से मूव होता है। जब भी हम InDesign में पिक्चर लाते हैं तो पिक्चर एक अलग ऑब्जेक्ट होता है और पिक्चर जिस फ्रेम में आता है उसका वो कंटेनर होता है, कंटेनर एक अलग ऑब्जेक्ट होता है। कंटेनर को हम लोग अलग से मूव कर सकते हैं और पिक्चर को अलग से मूव कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में फिट कराने के लिए पहली वाली बटन को दबाएंगे। जैसे हम ये रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे ही मैं ये फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली दबाता हूँ तो हमारा जो रेक्टेंगल सेलेक्ट है वो रेक्टेंगल जो है एज ए फ्रेम है, ठीक है। तो उस फ्रेम को पिक्चर से फिल कर दिया जाएगा और पिक्चर जो होगा प्रोपोर्शन में होगा। मतलब पिक्चर ऐसा नहीं कि पिक्चर ऐसे चपटा करके फिल कर दिया है फ्रेम को, या ऐसे खींच करके इस तरह से चपटा करके फिल कर दिया, ऐसा नहीं है। पिक्चर जो है अपनी ओरिजिनल रेशियो में रहते हुए उस फ्रेम को फिल करेगा। सेकेंड बटन है फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली। इससे क्या होगा कि आपका पूरा फिट हो जाएगा इमेज फ्रेम में और पिक्चर का कोई भी पार्ट हाइड नहीं होगा। लेकिन प्रोपोर्शन में ये भी होगा। प्रोपोर्शन में होने से क्या होगा, पिक्चर आपका सही रेशियो में दिखाई देगा। भले ही कुछ पार्ट पिक्चर का पूरा पार्ट दिख रहा है लेकिन फ्रेम का कुछ पार्ट खाली रह गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा इमेज विजिबिलिटी है यहाँ पे, भले ही फ्रेम खाली रह गया है। थर्ड वाला बटन है फिट कंटेंट टू फ्रेम। फिट कंटेंट टू फ्रेम में क्या होगा कि पिक्चर को खींच कर, चपटा कर, मोटा कर, नाटा कर उसको पूरे फ्रेम में फैला दिया जाता है, जिससे पिक्चर का रेशियो ख़राब हो जाता है। अगर मैं इस पिक्चर पे यहाँ पे फिट कंटेंट टू फ्रेम करूँ तो देखिए किस तरह से इसमें 4 लोगों को एक पतले से फ्रेम में सिमेट दिया गया है, जिससे पिक्चर का रेशियो ख़राब हो गया। तो इस तरह से हम लोग अनप्रोपोर्शनली फिल नहीं करेंगे, ये कमांड यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग प्रोपोर्शन वाला फिल करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड वाला ये काफ़ी बेटर कमांड है। अब यहाँ पे ये देखिए थर्ड वाला कमांड क्या करता है। यहाँ पे मेरा फ्रेम किसी और साइज़ का है और पिक्चर किस साइज़ का कैसे जानेंगे, पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही यहाँ पिक्चर का साइज़ हम देख पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम बिल्कुल पिक्चर के साइज़ का हो जाए, तो मैं ये वाली बटन को दबाऊँगा। इससे क्या होगा कि हमारा फ्रेम ही
फाइल कर पिक्चर के डायमेंशन के साइज़ का हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये वाला कमांड क्या करता है कि आपका अंदर जो इस फ्रेम के अंदर जो भी कंटेंट है, सपोज कीजिए कि ये पिक्चर है फ्रेम के इनसाइड में जो भी पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में हो, तो ये सेंटर बटन दबा देने से पिक्चर बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। मैं इसे फिर से फिल करवा देता हूँ। अब यहाँ पे एक दूसरी कमांड है, देखिए यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल दिया गया। कंटेंट अवेयर फिल से क्या होगा कि पिक्चर को जैसे ही कंटेंट अवेयर फिल करेंगे तो इस पिक्चर में जो आपका फोकस एरिया है उसी को फ्रेम के सेंटर में दिखाएगा, उसमें दूसरी चीज़ों को नहीं दिखाएगा। जैसे जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेके आता हूँ, इस फेस वाला पार्ट को, और फ्रेम मैं इस तरह से रखता हूँ। अब मैं इस पर कंटेंट अवेयर फिट करता हूँ। जैसे ही कंटेंट अवेयर फिट करेंगे तो इस पिक्चर में जो मेन पार्ट है उस मेन पार्ट को ही बिल्कुल सेंटर में रखेगा। ये खुद से जज करता है कि इस पिक्चर का मेन पार्ट क्या है, तो मेन पार्ट को एकदम फोकस में रखेगा। तो इससे आपको पिक्चर को दाएं बाएं मूव करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद समझ जाता है कि इस पिक्चर में जो पोर्ट्रेट है पोर्ट्रेट को ही हमें दिखाना है। तो इस पोर्ट्रेट के साइड में ये जो इधर का पार्ट है ये नहीं दिखाएंगे, इधर का पार्ट नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल एकदम पोर्ट्रेट बढ़िया से दिखेगा। तो उस तरीके से इसमें फिट कर देता है। तो कंटेंट अवेयर फिट काफ़ी कमाल का फीचर है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फ़ोटो को कंटेंट अवेयर फिट के थ्रू फिल कर सकते हैं। और साथ में अगर मैंने ऑटो फिट दबा दिया तो उससे क्या होगा कि जैसे ही हम किसी भी फ्रेम को बड़ा या छोटा करेंगे तो इस फ्रेम में पिक्चर जो है ऑटोमेटिक फिट होता रहेगा, और उसको पिक्चर को अलग से हमको छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब आप फर्स्ट टाइम इसको ऑफ़ करके मैं बताता हूँ, जब फर्स्ट टाइम पिक्चर को प्लेस करते हो तो फ्रेम बड़ा करते हो तो पता चलता है कि पिक्चर छोटी रह गई, या फिर पिक्चर को फिर अलग से मुझे ऐसे बड़ा करके उसको फिल कराना पड़ता है। तो ऐसा नौबत नहीं आए उसके लिए आपको ऑटो फिट बटन दबा देना है। उससे क्या होगा कि जैसे ही फ्रेम को छोटा बड़ा करोगे तो पिक्चर भी ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा होता रहेगा उस फ्रेम के इनसाइड में। तो ये काफ़ी कमाल की फ़ीचर है। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ेंगे, टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग क्या है उसे मैं बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट फ्रेम बना लेता हूँ इस जगह पे, और इसमें कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। इसको मैं 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, और बीच में मैं गैपिंग 7 mm का रखता हूँ। इस तरह से मेरे पास ये टेक्स्ट फ्रेम है, इसे मैंने जस्टिफाई भी कर दिया है। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि इस जगह पे मैं एक सर्किल में पिक्चर डालूँ, ठीक है। इस सर्किल में मुझे पिक्चर डालनी है। इस सर्किल को मैंने सेलेक्ट किया और इसमें एक पोर्ट्रेट मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब इस पोर्ट्रेट को मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिट कर देता हूँ। इस पोर्ट्रेट का जो मेन पार्ट है वही इस फ्रेम के बीच में विजिबल होगा। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है इसके बिहाइंड में जो हाइड हो गया है वो टेक्स्ट हाइड नहीं हो, तो पिक्चर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद टेक्स्ट रैप मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। टेक्स्ट रैप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पिक्चर के पीछे कोई भी टेक्स्ट नहीं है, और टेक्स्ट रैपिंग का यही फीचर है कि पिक्चर के पीछे कुछ भी टेक्स्ट नहीं होता है। अब टेक्स्ट टाइपिंग को एडजस्ट कैसे करेंगे, टेक्स्ट टाइप आप खोलेंगे। टेक्स्ट टाइप में फ़ोटो से टेक्स्ट की दूरी को यहाँ पे सेट कर ले कि कितना mm 4 mm, मैं यहाँ पे 3 mm रखता हूँ, और ये टेक्स्ट लाइन की दूरी 3 mm होगी। और इस तरह से बिल्कुल पिक्चर और टेक्स्ट जो है एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस को मेंटेन करके रहेगा। तो आप पिक्चर पे टेक्स्ट रैप अप्लाई कर सकते हैं, तो जिससे टेक्स्ट भी विजिबल होगा और पिक्चर भी विजिबल होगा, भले ही टेक्स्ट के ऊपर आप पिक्चर का फ्रेम क्यों ना रख दिए हो। अब नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, इमेज एम्बेडिंग। इमेज एम्बेडिंग क्या होता है? अब जैसे कि मैं ये वाली फ़ाइल किसी फ्रेंड को देना चाहता हूँ, तो ये InDesign की फ़ाइल है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ Ctrl+S। अब जब मैंने इस फ़ाइल को सेव किया है, मैं इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये वाली जो फ़ाइल है यही फ़ाइल पे मैं काम कर रहा हूँ। अब इसमें ये पिक्चर है, अगर मैं ये फ़ाइल किसी फ्रेंड को दे दूँ तो उसके कंप्यूटर में ये पिक्चर मिसिंग बताएगा, क्योंकि InDesign की फ़ाइल अलग होती है और उसके साथ में उसके इनसाइड में जितने भी इमेज हम यूज करते हैं उसे भी फ्रेंड को देना पड़ेगा, तभी वो अपने कंप्यूटर पे इस फाइल को खोलेगा तो उसे ये इमेज यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। अगर आपने इमेज नहीं दिया है तो उसके कंप्यूटर में ये इमेज नहीं जाने वाली है। अगर आपने यहाँ से केवल InDesign की फ़ाइल उसे भेज दिया है तो नहीं जाएगा इमेज। तो मैं चाहता हूँ कि InDesign की फ़ाइल मैं किसी फ्रेंड से शेयर करूँ और इसमें जो इमेज है एज इट इज़ उसके कंप्यूटर में भी खुले। तो उसके लिए आपको विंडोज़ में लिंक में जाना होगा और ये जो इमेज सेलेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे ये इमेज दिखा रहा। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में 3 इमेज है। पहला इमेज ये है, दूसरा इमेज ये है और तीसरा इमेज ये है। तो इन तीनों इमेजेस को मैं चाहता हूँ इसमें ये वाली इमेज इसके साथ एम्बेड हो जाए। तो एम्बेड होने से क्या होगा कि ये फाइल कहीं भी जाएगी तो ये इमेज भी उसके साथ अटैच होगी फाइल के इनसाइड में ही, अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पॉप मेनू में जाकर यहाँ पे इमेज एम्बेड लिंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा साइन आ जाएगा एम्बेडेड का। ये साइन यहाँ पे बताता है कि ये जो इमेज है इसका लिंक बाहरी फाइल से नहीं है। अब जो भी है ये मिक्स हो गया है InDesign के फाइल में ही। जब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और ये InDesign की जो फाइल है मैं किसी से शेयर करूँगा तो इस फाइल के साथ में इमेज देने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइल जो है उस InDesign के फाइल में ही एम्बेड हो चुकी है, तो फाइल मिसिंग होने की कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेफिक्र होकर इमेज को एम्बेड करें फाइल में और अपने लोगों से शेयर करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने इमेज को एम्बेड किया है तो आपकी फ़ाइल ज़रूर हैवी हो जाएगी। नेक्स्ट हम सीखेंगे इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इमेजेज है, जैसे मैं यहाँ पे इस इमेज को ले लिया हूँ और इसके साथ में मैं एक इमेज और ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इमेज आ गई है। अब ये दोनों इमेज को मुझे एडिट करना है, तो एडिट जाहिर सी बात है मैं फ़ोटोशॉप में करूँगा। तो किसी भी इमेज को आपको एडिट करना है तो उसे एडिट करना काफ़ी आसान है। उस इमेज पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे एडिट विथ फ़ोटोशॉप। आपके पास इमेज एडिटिंग की जो भी सॉफ्टवेयर है इस लिस्ट में शो करेगा और यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम चूज करते ही ये इमेज उस सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप इसे आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एडिटिंग करना है उसमें एडिट कर सकते हैं फाइल में। तो इस पे जो भी एडिट करेंगे ये फाइल अपडेट होने के बाद जब मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप में इस इमेज को सेव करता हूँ तो जैसे ये फाइल सेव होगी आपका यहाँ पे भी एडिट होकर वो अप टू डेट हो जाएगा। अब देखिए फ़ोटोशॉप में ये फ़ाइल सेव हो चुकी है और यहाँ पे देखिए इमेज भी अपडेट हो गया है। तो लाइव अपडेट हो जाता है। आप इसे इस प्रकार से भी एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं ये दूसरी वाली इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ यहाँ पे करेंगे फ़ोटोशॉप। तो इस इमेज को भी हम फ़ोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं और नेसेसरी एडिटिंग करने के बाद इस फाइल को जैसे ही क्लोज करेंगे तो हमारा अपडेशन इस जगह पे मिल जाएगा। मुझे अलग से इसके माई डॉक्यूमेंट में सोर्स फाइल को ढूंढ कर उसे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट InDesign से किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, बस उसे फ़ोटोशॉप में खोलनी है राइट क्लिक करके। क्विक इमेज एडिट। अब क्विक इमेज एडिट क्या है दोस्तों? अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जैसे हम इमेज को एडिट करते हैं तो एडिट करने के लिए मुझे इस पर राइट क्लिक करना होता है, उसके बाद फिर इधर चूज करना होता है फ़ोटोशॉप। अगर मैं इस इमेज को डायरेक्ट डबल क्लिक करूँ तो क्या एडिट होगा? नहीं होगा। वैसे कंडीशन में हम लोग कीबोर्ड में अल्ट बटन दबाएंगे और अल्ट के साथ इस इमेज पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज उस सॉफ्टवेयर में खुलेगा जिस सॉफ्टवेयर से इस इमेज का लिंक किया हुआ है। तो ये इमेज देखिए विंडोज़ का फ़ोटो व्यूअर में खुल चुका है और फ़ोटो व्यूअर में हम इमेज को एडिट नहीं कर सकते हैं। मुझे इस इमेज को ऐसे सॉफ्टवेयर में खोलना होगा जिसमें इमेज की एडिटिंग होती है। तो आपके पीसी में भी ऐसा होगा कि इमेज को जब आप डबल क्लिक करते हो, जैसे कि हम यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर देते हैं इमेज को और मैं एक दूसरी फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ जिसमें मैं इमेज रखा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इमेज एडिटिंग या इमेज व्यूइंग सॉफ्टवेयर जो है विंडोज़ की उसमें ये ओपन हो जाती है। तो किसी भी इमेज में डबल क्लिक करते ही उसी सॉफ्टवेयर में इमेज होता है जहाँ से हम इसकी स्लाइड शो वगैरह देख सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कि इमेज, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं इमेज जब भी खोलूँगा तो मैं चाहता हूँ फ़ोटोशॉप में ये ओपन हो और मैं वहाँ पे नेसेसरी एडिटिंग कर सकूँ।
तो सबसे पहले इमेज का लिंक को आपको सुधारना होगा। इमेज को लिंक करना होगा फ़ोटोशॉप से। इमेज पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ओपन विथ में जाकर यहाँ पे फ़ोटोशॉप लिया हुआ है तो फ़ोटोशॉप डायरेक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसके मेनू में जाएंगे, चूज अनदर ऐप, और अनदर ऐप करने के बाद हम यहाँ फ़ोटोशॉप चूज करेंगे और यहाँ पे एक कमांड दबाएंगे कि ऑलवेज यूज दिस ऐप, ठीक है। जब भी मैं डबल क्लिक करूँगा किसी भी इमेज पे तो ऑलवेज फ़ोटोशॉप में ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आसानी से फ़ोटोशॉप में एडिट कर पाऊँगा। अब एक बार जब मैं इसे फ़ोटोशॉप के साथ लिंक करा देता हूँ तब बस उसको बंद करने की ज़रूरत है और आपको अब अपनी इनडिजाइन वाली सॉफ्टवेयर में आना है। और इनडिजाइन में जाकर मैं जैसे ही इसके ऊपर अल्ट के साथ 2 बार क्लिक करूँगा तो ये क्विक एडिट हो जाएगा, एकदम फ़ोटोशॉप में चला जाएगा और आप फ़ोटोशॉप में जाकर इसमें नेसेसरी करेक्शन करेंगे और इसको फिर सेव कर देंगे, जिससे ये वापस चला जाएगा इनडिजाइन में। फिर अल्ट के साथ दूसरी इमेज पे डबल क्लिक करें, ये देखिए फ़ोटोशॉप में खुल चुकी है। इसमें भी एडिटिंग करने के बाद इसे बंद करेंगे और इस तरह से मल्टीपल इमेज पे एडिट कर सकते हैं अल्ट के साथ डबल क्लिक करके। बस आपको इमेज को किस सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट खुलवाना है ये मैंने अभी अभी बताया है, उस तरह से हम इमेज को डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में ओपन करके एडिट कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग यूज्ड इमेज। अब मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है, मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में मैंने काफ़ी ज़्यादा पेज में काम किया, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पेज हमारे पास है और हर पेज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मैं इमेज यूज़ किया हूँ, तो मल्टीपल इमेज अलग अलग जगहों से आपने यूज़ किया है, कोई माई कंप्यूटर से लिया है, कोई किसी और ड्राइव से लिया है, तो आपको भी पता नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से आपने इमेज ले लिया है इस पर। तो जब ये इमेज कलेक्शन करने की बारी आती है या फिर ये फाइल मैं अपने फ्रेंड को देना चाहता हूँ इमेज के साथ में, तो कैसे दूंगा? मुझे तो सभी जगहों पे जाकर फ़ोटो को कलेक्ट करना पड़ेगा, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ढूंढना। वैसे कंडीशन में फाइल में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे पैकेज। जैसे ही पैकेज कमांड आप दबाते हो और यहाँ पे पैकेज बटन दबाते हो तो फिर सबसे पहले बात है कि आपकी फ़ाइल सेव होनी चाहिए। मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव होने के बाद फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है कि आप पैकेज कहाँ बनाना चाहते हो। मैं पैकेज डेस्कटॉप पे बनाऊँगा और डेस्कटॉप पे जब पैकेज बनाऊँगा तो इस फाइल के साथ जितने भी इमेजेस हैं उसके साथ जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं उन सारे फ़ॉन्ट्स की एक कॉपी सेव हो जानी चाहिए अलग से। उसमें जितने भी ग्राफिक्स है वो सेव हो जानी चाहिए। उसके साथ में फिर इसकी एक IDML फाइल भी सेव होनी चाहिए। अगर मैं इनडिजाइन के लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहा हूँ और हमारे फ्रेंड के पास या मैं जिससे फ़ाइल शेयर करना चाहता हूँ उसके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ठीक है, वैसे कंडीशन में वो भी पुरानी वर्जन में फ़ाइल खोल सके तो उसको एक IDML फाइल मिलना चाहिए। IDML फाइल जो होता है इनडिजाइन मार्कअप लैंग्वेज, ये फ़ाइल लोअर वर्जन में भी ओपन हो जाता है। तो मैं इनडिजाइन की फ़ाइल भी उसे दूंगा, एक IDML फाइल भी दूंगा और एक रेफरेंस के लिए PDF फाइल भी देता हूँ। एक क्वालिटी क्या होगी PDF की, तो स्मॉलेस्ट फाइल साइज। तो एक लोवेस्ट क्वालिटी की PDF फाइल रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ, IDML फाइल दे रहा हूँ, सारे इमेजेस दे रहा हूँ और सारे फॉन्ट्स दे रहा हूँ जो इसमें यूज हो चुका है। तो जैसे ही मैं पैकेज दबाता हूँ तो इसमें यूज हुआ सारा चीज़ फाइल IDML और इनडिजाइन की फ़ाइल सब एक जगह पे सेव हो जाएगी। तो मैं मिनिमाइज करता हूँ और डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका इनडिजाइन का फ़ाइल, ये IDML फाइल जो पुराने वर्जन में खुलेगा, इस वर्जन में भी खुलेगा, सभी वर्जन में खुलेगा। और ये रहा आपका उसका PDF फाइल। तो PDF फाइल जो है आपकी लो क्वालिटी की है और साथ में लिंक्स में जितने भी इमेज इसमें डला हुआ है सारा इमेज है और उसके साथ में इसमें जो भी फ़ॉन्ट यूज किया गया है सारा फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट का एक लिस्ट भी होगा। तो इसमें सारी चीज़ें एक साथ एक्सपोर्ट हो जाती है जो किसी फ्रेंड के साथ हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। ग्रे इमेज फ़ीचर। अब ग्रे इमेज फ़ीचर क्या है दोस्तों, उसे जानने के लिए सबसे पहले मुझे एक फ़ोटोग्राफ्स को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे आई वाली जो फ़ोटोग्राफ है इसे ओपन कर लेता हूँ और इसे आप एक ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लें और इसे कहीं पे सेव कर दें। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इसे। अब ग्रे इमेज को जब आप इनडिजाइन में ओपन करते हो या प्लेस करते हो तो क्या होता है उसकी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बैकग्राउंड में इस आई वाली इमेज को मैं लेकर आऊँ। इमेज सेंटर में नहीं है, सेंटर करने के लिए मुझे ये वाली बटन दबानी है और ये ऑटो फिल करा देंगे
और ये कंटेंट अवेयर वाली फील भी कराना है मुझे। सबसे पहले मैं इस पूरे फाइल को छोटा करके एक फ्रेम को इस साइज़ का कर लेता हूँ। इमेज को सेंटर कर लेंगे और कंटेंट अवेयर फिल कर लेंगे, जिससे आई अपने सही फोकस पोजीशन को सही में सेंटर में रख कर आ जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया से ब्लैक एंड वाइट इमेज सेट हो चुका है। लेकिन ये ग्रे इमेज से फ़ायदा ये है कि मैं जब यहाँ पे कलर लेकर आता हूँ और इसमें इमेज और फ्रेम दोनों एक साथ सेलेक्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई कलर डालेंगे तो देखिए ये फ्रेम में कलर जा रहा है, ये इमेज में कलर नहीं जा रहा। इमेज अलग है, फ्रेम अलग है। तो फ्रेम जिस कलर का होगा, इमेज उसमें से कहीं कहीं पे वहाँ पे वो बैकग्राउंड वाला कलर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेम में कलर ना डालें, फ्रेम को बिल्कुल ब्लैंक रखें और इमेज को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करें और इमेज में कलर डालें। जब आप इमेज में कलर डालोगे तो इमेज इस तरह से सिंगल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इमेज को किसी भी एक कलर में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से। बस यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करें और इमेज में जो भी कलर आप डालना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप इमेज को सिंगल कलर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से फ़ोटोग्राफ की काफ़ी बेहतरीन लुक आ जाती है। और हम यहाँ पे इस फ़ोटो को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी कर लेते हैं ताकि इसे बैकग्राउंड इमेज बनाकर इसके ऊपर हम कुछ क्रिएटिव काम कर सकें। तो अगर आपके पास ग्रे इमेज है तो ग्रे इमेज को किसी भी मोनोटोन कलर में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता है InDesign में आसानी से। लाइव कैप्शन। अब लाइव कैप्शन क्या है दोस्तों, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको कोई इमेज इंपोर्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे इमेज प्लेस कर लेता हूँ। मैंने 3 इमेज प्लेस किया है, ठीक है। मुझे हर इमेज की एक कैप्शन चाहिए। तो कैप्शन ऐसा है कि इमेज के साथ में लिखा हुआ है। सपोज कीजिए कि मेरे पास जो भी इमेज है उसके फाइल नेम में ही मैंने कैप्शन लिख रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इमेज के साथ उसका कैप्शन भी आ जाए, तो फाइल नेम भी आ जाए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ इस जगह पे, तो काफ़ी बढ़िया होता है। हर इमेज के साथ एक कैप्शन भी मिल जाता मुझे। तो कैप्शन फाइल नेम को कैसे प्लेस करेंगे इस जगह पे, इमेज के साथ कैप्शन जो है वो फाइल नेम में ही आप पहले से कॉपी करके रख दें, ठीक है। जब आप प्लेस करेंगे तो यहाँ कैप्शन के साथ इमेज इंपोर्ट होना चाहिए। तो वैसा उस तरह का करने के लिए आप इमेज को प्लेस करेंगे और जैसे ही इमेज को प्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट स्टैटिक कैप्शन ये बटन को दबा देना है। तो स्टैटिक कैप्शन दबाकर हम जैसे ही इमेज को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इमेज प्लेस हुआ, उसके बाद उसके नीचे एक कैप्शन का बॉक्स बनाइए, उसके बाद दूसरी इमेज प्लेस होगी और उसके नीचे हम फिर से कैप्शन का एक बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरह से हर इमेज का कैप्शन को उसके साथ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बस इसमें JPG आप हटा देंगे तो इस तरह से आपका ये इमेज परफेक्ट हो जाएगा, कैप्शन काफ़ी परफेक्ट हो जाएगा। तो इस कैप्शन को और क्या क्या फीचर्स है कैप्शन के साथ में उसे हम इस वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपके पास आपने कैप्शन इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, आपने इमेज ऐसे ही यूं ही इंपोर्ट कर लिया है और आप चाह रहे हैं कि बाद में उसमें मैं कैप्शन डाल दूं, तो इन दोनों इमेज को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कैप्शन में जाएंगे। कैप्शन में यहाँ पे करेंगे जनरेट लाइव कैप्शन। जैसे ही जनरेट लाइव कैप्शन करते हैं तो इस इमेज के साथ में कैप्शन ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कैप्शन जो है इसके इमेज के साथ में ग्रुप है। जब इमेज जहाँ भी मूव हो रहा है कैप्शन साथ में मूव हो रहा है। जब मैं इसे अनग्रुप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अनग्रुप करते ही ये कैप्शन यहाँ से हट जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अनग्रुप कर लिया और ये बैकग्राउंड वाली इमेज को मैं हटा देता हूँ, तो आई वाली इमेज को मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये कैप्शन बॉक्स है, कैप्शन बॉक्स जैसे ही मैं अलग करता हूँ तो इसमें कोई भी कैप्शन नहीं होता। कैप्शन उसी कंडीशन में होगा जब ये उस ऑब्जेक्ट के साथ में टच होगा तो या फिर ग्रुप होगा। जब मैं इसे ग्रुप करता हूँ तो देखिए इसमें कैप्शन इस फ़ोटो का जो फाइल नेम है यहाँ पे आ गया है। लेकिन मैं जैसे ही अनग्रुप करता हूँ तो इसमें कैप्शन शो नहीं करता है।
तो कैप्शन शो कराने का यहाँ पे रीज़न ये है कि आपकी इमेज के साथ में टेक्स्ट फ्रेम एक दूसरे से टच में होना चाहिए या फिर ग्रुप में होना चाहिए, तभी उसमें कैप्शन दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कैप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये लाइव कैप्शन है। अगर मैं इस फ्रेम को इसके साथ में टच कराता हूँ तो देखिए इस वाले में इसका कैप्शन आ गया है। फ्रेम वही है लेकिन इस वाले में कैप्शन ये है, ये वाली जो कैप्शन है सेम कैप्शन है। अगर इस फ्रेम को इसके साथ टच कराते हैं तो इसका कैप्शन आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका फ्रेम जो है इससे अलग हो जाए लेकिन कैप्शन उसमें हमेशा हो। तो लाइव कैप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें स्टैटिक कैप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्टैटिक कैप्शन में कन्वर्ट बटन दबा देंगे। जैसे ये बटन दबा देंगे तो ये स्टैटिक कैप्शन हो जाएगा और इसमें ऑलवेज स्टैटिक कैप्शन रहेगा। ये कहीं पे भी जाए, किसी से भी टच करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें एक बार जो कैप्शन आ गया कैप्शन वही रहेगा इसमें। तो बाद में हम इसे डबल क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसे बोल्ड इटैलिक जो भी करना कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लाइव कैप्शन है, मैं इसे अनग्रुप करता हूँ और ये लाइव कैप्शन जो है, लाइव कैप्शन सेलेक्ट नहीं होता है। आप इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर सकते किसी वर्ड को। जब भी ये सेलेक्ट होगा तो इसका पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, इसमें बीच का कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि स्टैटिक कैप्शन में आप कोई भी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा या फिर फॉन्ट की मॉडिफिकेशन जो है उस पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लाइव कैप्शन में नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में फिर से लाइव कैप्शन को हम यहाँ पे बदल देंगे स्टैटिक कैप्शन में। और जब ये स्टैटिक कैप्शन में चेंज हो जाएगा तो आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और इसे कहीं भी रखें, कैप्शन ऑलवेज उसके साथ में होगा। तो इस तरह से हम लोग कैप्शन पे काम करते हैं। तो एक बार में किसी भी फ़ोटो के साथ में कैप्शन भी लाया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है प्लेसिंग मल्टीपल इमेजेज। तो एक साथ में मल्टीपल फ़ोटोग्राफ को कैसे प्लेस करते हैं, ये ट्रिक अगर आप जान गए तो काफ़ी आसानी से मल्टीपल इमेजेस को ला सकते हैं। कंट्रोल डी दबाएंगे और कंट्रोल टी दबाने के बाद आप मल्टीपल इमेज को सेलेक्ट कर लें। मैंने 6 इमेजेस सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी सी मैं फ्रेम बनाने जा रहा हूँ। देखिए इमेज जब प्लेस होने की स्थिति में आ जाए तो आप यहाँ एक बड़ी सी फ्रेम बनाएं और कीबोर्ड में आप एरो बटन दबाएं। राइट एरो मैं 2 टाइम्स दबा रहा हूँ तो 3 फ्रेम बन गया और बॉटम में 1 टाइम दबा रहा हूँ तो बॉटम के जगह पे टॉप वाली एरो को दबाएं। तो टॉप एरो जैसे ही आप दबाते हैं तो 6 फ्रेम हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीज़न मैंने कर दिया है एरो को दबाकर। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम दबाकर आप चेक करें, प्लस माइनस होता है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में भी प्लस माइनस होता है नंबर ऑफ़ फ्रेम। तो इस तरह से आप फ्रेम तैयार कर ले और एक ही बार में आपकी 6 की 6 इमेज इसमें प्लेस हो जाएगी। और यहाँ पे कैप्शन भी लिया हुआ था, देखिए कैप्शन भी आ गया। इस बार मुझे कैप्शन हटाना है दोस्तों, मुझे कैप्शन नहीं लेना है, मैं विदाउट कैप्शन की ही इमेजेस को लाना चाहता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे 6 इमेजेस को मैंने सेलेक्ट किया है और कैप्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं प्लेस करता हूँ। और फिर से मैं राइट एरो बटन दबाता हूँ 2 टाइम्स, अप एरो बटन दबाता हूँ 1 टाइम्स और इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया है। मुझे पता था 6 फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे भी मैंने डिवीज़न में 6 फ्रेम ही बनाया है। तो अपने नीड के हिसाब से फ्रेम बना लें और उस फ्रेम के अंदर देखिए पिक्चर ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा 1 टाइम में 6 फ़ोटो। और वो भी 6 का 6 फ़ोटो जो है बिल्कुल सेम साइज का यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस को 1 टाइम में प्लेस कर सकते हो और वो भी बिल्कुल सिमिलर साइज में। फाइंड आरजीबी इमेजेस। जी हाँ, आरजीबी इमेजेस को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और आपको प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन तैयार करना होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में गलती से कोई आरजीबी इमेज छूट जाता है जिसे CMYK में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, तभी प्रिंटिंग में क्वालिटी आपको मिलेगा। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में कौन सा आरजीबी इमेज है, कौन सा CMYK है। वैसे कंडीशन में आप यहाँ पे लिंक में जाएंगे और लिंक में जाने के बाद यहाँ पे जो भी इमेज दिखाई दे रहा है मुझे जानना है कि ये इमेज आरजीबी है या CMYK है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पेज वाले आइकन पे
और पेज पैनल ऑप्शन में जाएंगे। पेज पैनल ऑप्शन में यहाँ पे कलर स्पेस में आप यहाँ शो कॉलम में जाकर कलर स्पेस को टिक कर देना है। जैसे ही कलर स्पेस को टिक कर देंगे तो यहाँ पे ओके करते ही देखिए यहाँ पे एक कॉलम्स ऐड हो जाएगा और वो बताएगा कि ये कौन सा कलर स्पेस का इमेज है। तो ये सारे के सारे इमेज RGB है। अब मुझे इसको इमेज को एडिट करने की ज़रूरत है, तो मैं अल्ट के साथ इस इमेज को सिंगल क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो से लिंक किया हुआ है तो फ़ोटो में खुलेगा। तो अगर इस इमेज को फ़ोटोशॉप से लिंक कर देंगे तो इस इमेज को अल्ट के साथ डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटोशॉप में खुलेगा और उसमें जाकर वहाँ पर इसे आसानी से सिमवाई के RGB जो भी एडिटिंग करना है आप कर सकते हैं। तो एक बार में सारे के सारे इमेजेज आपको फ़ोटोशॉप में खोलनी है तो आप इसे राइट क्लिक करें, ओपन विथ फ़ोटोशॉप करेंगे और ये देखिए सारे के सारे इमेज फ़ोटोशॉप में ओपन होना स्टार्ट हो गया। बस फ़ोटोशॉप में एक बार सारे इमेजेज ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे इमेज मेन्यू में जाकर इसे सिमवाईके में कन्वर्ट कर देंगे और सिमवाईके में कन्वर्ट करने के बाद सभी फाइल को सेव कर देंगे। तो सभी फाइल सेव होकर यहाँ पे आ जाएगा और अगर जो फाइल आपने सिमवाईके में कन्वर्ट किया है यहाँ पे उसका कलर स्पेस को भी शो करेगा कि वो RGB इमेज है कि सिमवाईके है। तो आसानी से आप RGB सिमवाईके को फाइंड कर सकते हो। और अभी अभी मैंने बताया कि एडिटिंग ऑल इमेजेज एट वंस, सभी इमेजेस को ऐसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट इमेज विथ फ़ोटोशॉप करेंगे तो एक बार में सभी इमेजेस को फ़ोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।